जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में, जिसके अंदर हम प्राचीन भारत के इतिहास की पृष्ठभूमि को समझेंगे। इतिहास किसे कहते हैं, स्रोतों के आधार पर इतिहास को कितने भागों के अंदर डिवाइड किया गया, और फिर हम पाषाण काल के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और नव पाषाण काल के बाद हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लेके उनके बारे में हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का हमारा टॉपिक कि इतिहास किसे कहते हैं। सबसे पहले हमारा बिंदु आता है, जब हम इतिहास को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारा बिंदु यही रहता है कि इतिहास किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बात आती है इतिहास किसे कहते हैं। तो जो पुराने टाइम की घटनाएं घटी, यानी पास्ट के अंदर जितनी भी घटनाएं घटी है, उन सब का व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। तो इतिहास का हमें डेफिनेशन पूछ ले कोई भी, तो इतिहास किसे कहते हैं, तो क्या कहते, किसे कहते हैं इतिहास कि पास्ट के अंदर जितनी भी घटनाएं घटी है उन सब का व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। तो सबसे पहले हमारे मन में ये आते हैं कि ये व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप क्या होता है। व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से तात्पर्य है कि किसी भी काल के अंदर, उस काल के अंदर की क्या धार्मिक स्थिति थी, क्या सामाजिक स्थिति थी, लोग क्या करते थे, उनकी आर्थिक स्थिति, और व्यवस्थित, इसका मतलब होता है व्यवस्थित। और जब क्रमबद्ध रूप से आता है तो क्रमबद्ध रूप से यहाँ तात्पर्य यहाँ रहता है जिस प्रकार से गिनती हम बोलते हैं 1 2 3 4 5 6, उसी प्रकार से जो हम इतिहास का अध्ययन करते हैं वो सबसे पहले हम पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, फिर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, फिर वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, फिर जनपद काल के बारे में पढ़ेंगे, फिर महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार से क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना पड़ता है। तो हमने ये डेफिनेशन पढ़ ली इतिहास किसे कहते हैं। अब देखते हैं स्रोतों के आधार पर इतिहास को कितने भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। तो स्रोतों के आधार पर हमारे इतिहास को 3 भागों के अंदर डिवाइडेड किया गया है। तो इन देखेंगे कि इनकी क्या क्या विशेषता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब क्या होता है, इस काल के अंदर जब इतिहासकारों ने खोज की तो इस काल के अंदर सिर्फ क्या मिले, केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिले। केवल और केवल क्या मिले, पुरातात्विक साक्ष्य मिले। इसके अंदर कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले। तो आखिरकार हमारे मन में ये सवाल आता है कि इस काल के अंदर लिखित साक्ष्य क्यों नहीं मिले। इसलिए नहीं मिले क्योंकि इस काल के अंदर मानव ने इतना विकास नहीं किया था ताकि वह अपनी एक लिपि बना सके। इस काल से इस काल के अंदर क्या नहीं मिलता, हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। दूसरा आता है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल के अंदर क्या होता है, हमारे पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं और लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी घटना ये इधर घटित हो जाती है, इस काल की जो लिपि है, इस काल की जो लिपि है उस लिपि को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। इसी वजह से इसको आदि ऐतिहासिक काल के अंदर रखा गया है। तो आदि ऐतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है, पुरातात्विक साक्ष्य हैं और लिखित साक्ष्य भी हैं, लेकिन इन लिखित साक्ष्य को क्या नहीं किया जा सकता, इन लिखित साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सकता। अब आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, जिसके अंदर क्या मिले, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं प्लस लिखित साक्ष्य भी मिले। लिखित साक्ष्य, पुरातात्विक और लिखित साक्ष्य दोनों मिले। लेकिन अब क्या है, आदि ऐतिहासिक काल के अंदर लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सकता था, लेकिन ऐतिहासिक काल के अंदर हम लिखित साक्ष्य को पढ़ भी सकते हैं। तो इन सबका हमने डिफरेंशिएशन देख लिया। प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्य, लिखित साक्ष्य नहीं है। आदि ऐतिहासिक काल के अंदर क्या है कि भाई पुरातात्विक साक्ष्य भी है, लिखित साक्ष्य भी है, लेकिन आदि ऐतिहासिक काल के अंदर लिखित साक्ष्य को हम पढ़ नहीं सकते। और ऐतिहासिक काल के अंदर क्या है कि पुरातात्विक साक्ष्य भी है और लिखित साक्ष्य भी है, और उन लिखित साक्ष्यों को हम पढ़ भी सकते हैं। अब देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर हम रखते हैं किसको, पूरा पाषाण काल को। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल को हम किस काल में रखते हैं, पूरा पाषाण काल के, क्योंकि पूरा पाषाण काल के बारे में हमें जितनी भी जानकारी मिलती है वो सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर मिलती है। तो सबसे पहले देखते हैं हम पाषाण काल। जो ये पाषाण काल है, इस पाषाण काल की जो हमें सबसे पहले याद रखनी है समय अवधि क्या है। तो इस काल की जो समय अवधि है वो है 25 लाख से 3000 ईसा पूर्व। 25 लाख से 3000 ईसा पूर्व, ये हमें पता चल गया। अब हमारे मन में ये सवाल आता है कि इस काल को पाषाण काल क्यों कहा गया। इस काल को पाषाण काल इसलिए कहा गया है क्योंकि इस समय मिलने वाली जो अधिकतर वस्तुएं थी,
इस काल में जो मिलने वाली अधिकतर वस्तुएं थी वो किसकी बनी हुई थी? पत्थर की बनी हुई थी। पाषाण का अर्थ क्या होता है? पाषाण संस्कृत का शब्द है। किसका शब्द है? संस्कृत का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है पत्थर। जिसका अर्थ क्या होता है? पत्थर। अब हमें इन चीजों के बारे में जानकारी मिल गई है। अब हम देखते हैं कि पूरा पाषाण काल, कि भाई पूरा पाषाण काल को अब हम कितने भागों के अंदर डिवाइड करेंगे? एक पूरा पाषाण काल रहेगा हमारे, दूसरा मध्य पाषाण काल रहेगा, तीसरा नव पाषाण काल रहेगा। अब हम एक एक करके इन सबका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम पूरा पाषाण काल को। पूरा पाषाण काल की मुख्य विशेषता ये रहेगी कि इस काल का जो मानव था वो सिर्फ और सिर्फ शिकार करता था, शिकार पर निर्भर था। वो आज की तरह नहीं कि भाई नौकरी कर ली कहीं पे बिजनेसमैन बन गया, कोई एंटरप्रेन्योर बन गया, ये इस टाइम में नहीं था। इस टाइम का एक ही मकसद था कि शिकार करो, खाना खाओ और मौज करो। इस काल का ये महत्व था। और ये क्या था? खाद्य संग्रह। आज हम जिस प्रकार से पैसों का संग्रहण कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं? बैंकों के अंदर कर रहे हैं। सोने का संग्रहण कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं? बैंकों के अंदर कर रहे हैं। चांदी का संग्रहण कर रहे हैं। उसी प्रकार पूरा पाषाण काल के लोग क्या थे? खाद्य संग्रह। क्या थे? खाद्य संग्रह। खाद्य संग्रह का अर्थ होता है जो भोजन को इकट्ठा करके रखते हैं। कि मान लो किसी मानव ने किसी का जानवर किया, उस जानवर को पूरा तो खाएंगे नहीं, थोड़ा बहुत बचेगा, उस थोड़े बहुत का संग्रहण करके रखते थे, जब भी भूख लगती थी उन्हें खा लेते थे। तो हमें पता चल गया है कि पूरा पाषाण काल के अंदर मुख्य तौर पे लोग क्या करते थे? आखेट करते थे। आखेट और क्या थे? खाद्य संग्रह थे। अब इस काल के अंदर सबसे घटित घटना होती है कि इस काल के अंदर आग का आविष्कार होता है। इस काल के अंदर क्या होता है? आग का आविष्कार। जो हम आज आग देख रहे हैं, उस आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि आग का आविष्कार किस काल के अंदर हुआ था, तो उसका आंसर रहेगा पूरा पाषाण काल। क्या रहेगा? पूरा पाषाण काल। अब हमें आता है कि ये शिकार तो करते हैं। क्या ये शिकार आज के जमाने के पत्थर जैसे कि शिकार के रूप में तलवार का यूज करते हैं, बंदूक का, पिस्टल का यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं? क्या ये भी पिस्टल का यूज करते थे? नहीं, ऐसा नहीं। इस काल के जो लोग हैं पत्थर के औजारों का उपयोग करते थे। किसका उपयोग करते थे? पत्थर के औजारों का उपयोग। और वह पत्थर के औजार क्या थे? बड़े बड़े पत्थर के औजार थे। बड़े बड़े यानी कहने का मतलब पत्थर के औजार छोटे छोटे नहीं थे। क्या? पत्थर के औजार छोटे नहीं थे। इस जो पूरा पाषाण काल है, इस काल के अंदर जो पत्थर के औजारों की जो साइज थी वो क्या थी? बड़ी थी। ये भी हमें पता चल गया। तो ये हमें पता चल गया। अब देखते हैं कि जो पूरा पाषाण काल है इसको भी हमने 3 भागों के अंदर डिवाइड किया। कितने भागों के अंदर डिवाइड किया? 3 फेजेस के अंदर। एक है हमारे पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा है नव पूरा पाषाण काल। इसके अंदर मेनली घटनाएं क्या रहती है, इसको इसलिए डिवाइड किया गया क्योंकि इस काल के अंदर जो औजार उपयोग किए गए थे धीरे धीरे उनकी साइज थोड़ी कम होती गई। यानी कि पूरा पाषाण काल में बड़े, मध्य पाषाण काल में इससे थोड़े छोटे और नव पूरा पाषाण काल में इससे भी थोड़े छोटे औजारों का उपयोग किया गया। और इस काल के अंदर जलवायु परिवर्तन भी होता है। क्या होता है? जलवायु का परिवर्तन होता है, क्योंकि इस काल का जो अधिकांश पीरियड है वो हिमयुग कहलाता है। क्या कहलाता है? हिमयुग। यानी अधिकांश जगहों पर क्या थी? बर्फ जमी हुई थी। और जब नव पूरा पाषाण काल आते आते क्या हो गई? यहाँ पे गर्मी होने लग गई। यहाँ पे क्या होने लग गई? गर्मी होने लग गई। ये हमें पता चल गया। अब देखते हैं इसके मुख्य स्थल कहाँ से, कि भाई पूरा पाषाण काल के मुख्य स्थल कौन कौन से। तो सबसे पहला एक जो मुख्य स्थल है वो है भीमबेटका। क्या है? भीमबेटका। भीमबेटका है, ये है मध्य प्रदेश के अंदर। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो भीमबेटका की जो गुफा है उनके अंदर चित्र मिले। उसके अंदर क्या मिले? चित्र मिले। और चित्र भी कैसे मिले हैं कि मान लो एक जानवर है, मान लो क्या, एक जानवर है, ये 4 पैर वाला जानवर है और ये मानव है। और इस मानव के हाथ में क्या है? हथियार है। मानव के हाथ में क्या है? हथियार है। और ये हथियार का यूज किस लिए कर रहा है? क्योंकि पूरा पाषाण काल का मुख्य जो काम था वो क्या करते थे? आखेट करते थे। तो ऐसे चित्र बने हुए ये शिकार को हमें दर्शाता है। ठीक है। और कौन कौन से स्थल मिले? एक तो हो गया भीमबेटका, एक मिलता है कर्नाटक के अंदर, वो होता है हुंचगी। क्या होता है? हुंचगी। एक मिलता है हमें उड़ीसा से मिलता है कुलियाना से। कहाँ से? कुलियान से मिलता है। ठीक है। और नर्मदा घाटी से भी हमें इसके साक्ष्य मिलते हैं। किस काल के?
पूरा पाषाण काल के। और जो एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है वो पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल के अंदर जो ये हमारा नव पूरा पाषाण काल है, ये जो हमारा नव पूरा पाषाण काल है, इसके अंदर जो हम आधुनिक मानव कहते हैं, किसे कहते हैं? आधुनिक मानव। जो हम कहते हैं ना आधुनिक मानव, हम क्या है? आधुनिक मानव है। इस आधुनिक मानव का जो विकास हुआ है वो नव पूरा पाषाण काल के अंदर हुआ है। किस काल में? नव पूरा पाषाण काल के अंदर हुआ है। और जिसका जो साइंटिफिक नेम है, जिसका जो वैज्ञानिक नाम है, उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है होमो सैपियंस। वो क्या है? होमो सैपियंस। पूरा पाषाण काल के अंदर हमने पूरा डिस्कशन कर लिया है। अब आते हैं हमारे अगले टॉपिक, जिसे कहते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड रहता है वो रहता है 12,000 से 5,000 वर्ष। आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, और सोशल मीडिया के टाइम में आपको इन सब का मतलब तो आप सभी को पता है कि भाई के का मतलब क्या होता है, एम का मतलब क्या होता है। एम का मतलब मिलियन होता है और के का मतलब क्या होता है? हजार होता है। तो इस के का मतलब क्या है? हजार है। तो आपको समझ लेना है कि 12,000 से 5,000 ईसा पूर्व का इसका टाइम पीरियड है। और पूरा पाषाण काल का ये है 25 लाख से 12,000 ईसा पूर्व। ये हो गया हमारे। तो इस काल के अंदर भी क्या, इस काल के अंदर भी एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है, वो होती है पशुपालन की शुरुआत। किसकी शुरुआत होती है? पशुपालन की शुरुआत होती है। आज हम गायों को पालते हैं, भैंस को पालते हैं, बकरी को पालते हैं, भेड़ को पालते हैं, ठीक है, मुर्गी पालन करते हैं। जिस इन सब की जो शुरुआत हुई है वो हुई है हमारे मध्य पाषाण काल से। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि किस काल में पशुपालन की शुरुआत हुई थी, तो वो हमारे क्या रहेगा? मध्य पाषाण काल के अंदर पशुपालन की शुरुआत हुई थी। आखिर तो वैसे ही करते थे और खाद्य संग्रह की वैसे ही थे। अब देखते हैं इसके मुख्य स्थल, यानी कि पूरा पाषाण काल के हमने मुख्य स्थल देखे, उसी प्रकार से हम मध्य पाषाण काल के भी क्या देखेंगे? मुख्य स्थल देखेंगे। तो इसका जो महत्वपूर्ण स्थल है वो है आदमगढ़। क्या है? आदमगढ़। आदमगढ़ के पशु यानी पशुपालन है, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं? तो वो मिले हैं आदमगढ़ से। क्वेश्चन पूछ ले कि भाई पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले, तो वो होगा आदमगढ़। आप कहेंगे ये आदमगढ़ है कहाँ पे? ये आदमगढ़ है हमारे मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ पे? एमपी के अंदर। ठीक है। अगर आपको कंबाइन क्वेश्चन पूछ ले कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पे मिले, अगर आपको दो ऑप्शन दे रखे यानी आदमगढ़ और बागोर साथ में, तो दोनों राइट हो गए। आदमगढ़ भी राइट होगा और बागोर भी राइट होगा। लेकिन आपसे पूछ ले कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पे मिले, तो आदमगढ़ के अंदर मिले। दोनों से है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर अगर दोनों आपको दे रखे यानी साथ में, यानी कैसे? आपको मान लीजिए ये, जैसे कि ये बागोर, आदमगढ़, वो बागोर, जब ये दोनों साथ में हो तब ये दोनों साथ में हो जाएगी भाई, आदमगढ़ और बागोर से दोनों जगह से मिले। लेकिन प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते? आदमगढ़ से मिलते। ये हमने पढ़ लिया है। अब और देखते हैं और क्या क्या काम होता है इस काल के अंदर जब पशुपालन की शुरुआत होती है। इस काल के अंदर जो मानव ने सबसे पहले किसे पाला? अब भाई ये क्वेश्चन तो उठता ही है कि भाई जब पशुपालन शुरू किया है मानव ने, तो किसको पाला है? कि भाई गाय को पाला है, भेड़ को पाला है, भैंस को पाला है, किसको पाला है? तो मानव ने सबसे पहले जो पालतू बनाया था वो बनाया था कुत्ते को। किसको बनाया? कुत्ते को। अब आप कहेंगे कुत्ते को ही क्यों बनाया? कुत्ते से उनको लाभ मिलता क्या था? कुत्ते को उनको सबसे बड़ा लाभ ये मिलता है, अगर आप ग्रामीण इलाकों से रहते हो तो आपको पता होगा, जब भी लोग शिकार करने के लिए जाते हैं, जब भी लोग शिकार करने के लिए जाते हैं तो अपने साथ कुत्ते लेके जाते हैं। उनके साथ क्या लेके जाते हैं? कुत्ते। क्योंकि कुत्ते क्या होते हैं? शिकार के अंदर सहायक होते हैं। कुत्ते क्या होते हैं? शिकार के अंदर सहायक होते हैं। मान लो कोई शिकार करने गया तो जो अगले जो पशु है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू किससे? ह्यूमन बींग से। ह्यूमन बींग की तुलना में उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या है? ह्यूमन बींग उसे पकड़ नहीं पाएगा, इसीलिए वो कुत्तों का यूज करते थे। तो मानव ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? तो मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया कुत्ते को। और क्यों बनाया? क्योंकि ये शिकार के अंदर होता है हमारे सहायक होता है। शिकार के अंदर क्या होता है? सहायक होता है। इस काल के अंदर पत्थर के छोटे छोटे औजारों का उपयोग किया गया। क्या? छोटे छोटे औजारों का उपयोग, छोटे छोटे औजारों का उपयोग करने लगे। अब देखिए,
और इस मध्य पाषाण काल को एक और नाम दिया जाता है लघु पाषाण काल। क्या कहा जाता है? लघु पाषाण काल। लघु पाषाण काल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि किस काल को यानी किस काल के अंदर छोटे छोटे औजारों के साक्ष्य मिले, अगर आपको मध्य पाषाण नहीं दे रखा है तो अगर वहां पे लिखा हुआ है लघु पाषाण काल तो आप किस पे टिक करेंगे? लघु पाषाण काल पे। अब हम देखते हैं नव पाषाण काल के अंदर। नव पाषाण काल इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ा जो काम होता है कृषि की शुरुआत होती है। आज हम जो कृषि करते हैं किसान, चावल की खेती, गेहूं की खेती, जौ की खेती, उसी प्रकार से इस काल के अंदर एक बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, कृषि की शुरुआत हो गई। क्या किसकी शुरुआत हो गई? कृषि की शुरुआत हो गई। और कृषि के साथ साथ मानव ने स्थायी रूप से बसना प्रारंभ कर दिया। मानव ने क्या कर दिया? स्थायी रूप से बसना प्रारंभ कर दिया, यानी मानव ने बस्तियों के रूप में बसना प्रारंभ कर दिया। अब आता है कि मानव ने स्थायी रूप से बसा क्यों? भाई मानव स्थायी रूप से पूरा पाषाण काल के अंदर भी बस सकता था, मध्य पाषाण काल के अंदर भी बस सकता था, आखिरकार ये नव पाषाण काल के अंदर ही क्यों स्थायी रूप से बसा? तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये रहेगा क्योंकि इस काल के अंदर किसकी शुरुआत हुई है? कृषि की। कृषि की शुरुआत होने की वजह से जब ये फसल को उगाते थे तो उनको एक जगह रहना पड़ता था। आपने अक्सर ये देखा है कि किसान अपने जहाँ पे खेत को जो बुआई करते तो वहीं पे रहते, क्योंकि उनको उस फसल की क्या करनी पड़ती है? रक्षा करनी पड़ती है। जानवर आते, उस फसल की रक्षा करने के लिए उनको उन खेतों के पास ही बसना पड़ा। इसी वजह से इनको भी क्या बसना, कृषि की वजह से ये भी क्या हो गए? स्थायी रूप से बस गए। तो क्वेश्चन पूछता है कि स्थायी आवास सबसे पहले किस काल के अंदर मिलते हैं? नव पाषाण काल। कृषि तो कहां पे? नव पाषाण काल। कृषि की शुरुआत किस काल के अंदर होती है? नव पाषाण काल के अंदर। अब देखते हैं इसके मुख्य स्थल कौन कौन से। इसके मुख्य स्थल में कौन कौन से? तो सबसे पहले आता है मेहरगढ़। क्या आता है? मेहरगढ़। ये रहा मेहरगढ़। मेहरगढ़, ठीक है। इस मेहरगढ़ से हमें खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। हमने कहा भाई कृषि की शुरुआत हुई, अब आपका क्वेश्चन ये उठेगा कि कृषि की शुरुआत हुई कहाँ से आखिरकार? तो कृषि की जो शुरुआत, जैसे कि हमने कहा कि भाई पशुपालन की शुरुआत हुई, तो सबसे पहले पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? आदमगढ़ से। अब आप पूछेंगे कि ये कृषि की शुरुआत हो गई तो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो वो मिलते हैं मेहरगढ़ से। कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़ से। कितने हजार साल पुराने? 7000 साल पुराने। ये क्वेश्चन पूछेगा। इस क्वेश्चन को पूछने की यानी कितने कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कितने पुराने हैं? तो कितने पुराने? 7000 साल पुराने। कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से, ठीक है। और मानव ने जो सबसे पहले उगाया था, यानी किसको? यानी आज तो हम गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, राई, बहुत सारी फसलों को उगाते हैं, लेकिन सबसे पहले किसको उगाया गया था? तो सबसे पहले जौ और गेहूं को उगाया गया था। किससे? गेहूं और जौ को उगाया गया था। अब और देखते हैं इसके और स्थल। जम्मू कश्मीर। अब हम देखेंगे जम्मू कश्मीर के स्थल। तो जम्मू कश्मीर के 2 स्थल है। जम्मू कश्मीर के कितने स्थल है? जम्मू कश्मीर में हमारे 2 स्थल मिलते हैं। एक है बुर्ज होम। एक क्या है? बुर्ज होम। बुर्ज होम की जो याद रखने वाला क्वेश्चन है वो है कि यहाँ पे गर्त आवास मिले। इसके अंदर क्या मिला है? गर्त आवास। जैसे कि हमें पता है कि जो जम्मू कश्मीर है वहां पे ठंड बहुत पड़ती है, और हमने भूगोल के अंदर ये पढ़ा है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे जाएंगे तो तापमान क्या होगा? तापमान इंक्रीज होगा। तापमान क्या होगा? इंक्रीज बढ़ेगा। तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो रहने वाले लोग क्या करते थे? वो गर्त आवास बनाते थे, यानी गर्तों के अंदर रहते थे। यानी ये जमीन है, जमीन के लेवल से थोड़ा नीचे इस प्रकार से खड्डा करके रहते थे। तो क्वेश्चन पूछ ले कि गर्ता आवास कहाँ से मिले थे? तो गर्ता आवास मिले थे हमारे बुर्ज होम के अंदर। गर्ता आवास कहाँ से मिले थे? बुर्ज होम के अंदर हमारे गर्ता आवास मिल गए थे। और यहाँ बुर्ज होम के अंदर मनुष्य के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था। मनुष्य के साथ किसको दफनाया जाता था? कुत्ते को भी साथ में दफनाया जाता था, ठीक है, ये पता चला है। और दूसरा स्थान है गुफराल। कौन सा है? गुफराल, ये पता चल गया। अब हम देखते हैं कि धान के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले, खेती की शुरुआत हुई, खेती के अंदर हम गेहूं की बुआई की, जौ की बुआई की। अब
धान की बुआई करते। तो अब हमें देखना है कि धान के जो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले। धान के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले वो मिले हैं कोल्डी हवा से। कहाँ से मिले? कोल्डी हवा से। और ये कोल्डी हवा है कहाँ पे? ये कोल्डी हवा है हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर। क्वेश्चन पूछ ले कि धान के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पे मिले थे, तो वो मिले हैं कोल्डी हवा से। ये भी हो गए हमारे पूरा। अब देखते हैं चौपानी मांडो एक स्थल है, चौपानी मांडो। ये चौपानी मांडो स्थल से क्या मिले? मर्तबांड। क्या मिले? चौपानी मांडो से हमारे मर्तबांड मिले। अब अब आप कहेंगे कि मर्तबांड क्या होते हैं? मर्तबांड सिंपली है बर्तन होते। क्या होते हैं? बर्तन। आज के टाइम में जो हम स्टील के बर्तन यूज करते हैं, उसी टाइम पे ये एक प्रकार के क्या है? बर्तन है। आज के जो बर्तन किससे बने रहते हैं? लोहे से, स्टील से। लेकिन जो इस काल के जो मर्तबांड है वो किसके बने हुए थे? मिट्टी के मर्तबांड बने हुए थे। किसके? मिट्टी के मर्तबांड बने हुए। मिट्टी के मर्तबांड बने हुए। इनका उपयोग कहाँ पे करते थे? हमें पता है कि भाई इस काल के अंदर खेती की शुरुआत हुई। तो भाई खेती की शुरुआत हुई, जब खेती की कटाई की जाएगी तो उनको बीज प्राप्त होगा। उन बीज को कहाँ पे रखेंगे? ऐसे ही थोड़ा ना रख देंगे, उसको किसी पात्र के अंदर रखेंगे। तो पात्र के अंदर रखने के लिए किसका निर्माण हो गया? मर्तबांड का निर्माण हो गया। अब हमने इसको पढ़ लिया। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिन्हें हमें जानना है। एक स्थान है दमदमा। एक स्थान कहाँ पे? दमदमा। ये दमदमा स्थान उत्तर प्रदेश के अंदर। यहाँ से क्या मिले? 3 कंकाल एक साथ पा गए। 3 कंकाल एक साथ पाए गए। मान लो ये एक समाधि है, उसके अंदर 3 आदमी के कंकाल मिले। 1, 2 और ये 3 आदमी के कंकाल एक साथ मिले। तो क्वेश्चन पूछ ले, एक साथ 3 कंकाल कहां से प्राप्त हुए? तो वो है दमदमा से। वो है दमदमा से। अब देखते हैं जो हड्डी से निर्मित आभूषण है। आभूषण किसे कहते हैं? जो गहना हम पहनते हैं उसी को कहते हैं। तो हड्डी से निर्मित जो आभूषण, हड्डी से निर्मित आभूषणों के अवशेष कहाँ मिले? महदाह से। कहां से? महदाह से। और ये किस काल का है? ये है हमारे मध्य पाषाण काल। ठीक है। अब एक और स्थल है मिर्जापुर। मिर्जापुर भी कहाँ पे? यूपी के अंदर। तो मिर्जापुर से हमें पूरा पाषाण काल के भी अवशेष मिलते हैं, मध्य पाषाण काल के भी अवशेष मिलते हैं और नव पाषाण काल के भी अवशेष मिलते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि ऐसा कौन सा स्थल है जहां से तीनों काल के अवशेष मिले, तो वो है हमारे मिर्जापुर। कौन सा? मिर्जापुर। अब आता है फलक संस्कृति। अब इस फलक का उपयोग क्या है? फलक का उपयोग क्या है? आपने पत्थर को देखा होगा, आपने पत्थर को देखा होगा तो कई बार पत्थर की पपड़ी आ जाती है। पपड़ी, तो कहने का मतलब जो मध्य पूरा पाषाण काल है, जो ये मध्य पूरा पाषाण काल है, इसके अंदर मानव ने फलकों से निर्मित औजारों का उपयोग किया। किसका? फलकों से निर्मित औजारों को उपयोग किया गया, इसलिए इसे फलक संस्कृति कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ लें कि फलक संस्कृति किस पूरा पाषाणी काल को कहा जाता है, तो वो है मध्य पूरा पाषाणी काल। मध्य पाषाण काल नहीं है। मध्य पाषाण काल आप अगर टिक करके आ गए तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्या है? मध्य पूरा पाषाण काल। कौन सा? मध्य पूरा पाषाण काल। ये वाला काल रहेगा। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि मानव खोपड़ी के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं? मानव की जो ये खोपड़ी है, ये खोपड़ी के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं? वो है हथनौरा से मिलते हैं। वो कहां से मिलते हैं? हथनौरा। और ये हथनौरा नर्मदा घाटी में स्थित है। कहां पे स्थित है? ये हथनौरा हमारे नर्मदा घाटी में स्थित है। और भारत में मानव के सर्वप्रथम, यानी भारत के अंदर जो मानव है, हम जो मानव है, इसके सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पे मिलते हैं? तो इसके साक्ष्य मिलते हैं हमारे नर्मदा घाटी के अंदर। क्वेश्चन पूछ ले कि मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? वो मिलते हैं नर्मदा घाटी के अंदर। अब हमने अपना पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड कर दिया है। ठीक है कि भाई हमने इतिहास को, प्राचीन भारत के इतिहास की डेफिनेशन जान ली, स्रोतों के आधार पर इतिहास को बांटा, उसको जान लिया, पाषाण काल को पढ़ लिया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है। अब हम अगले जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।